हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लास्ट हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाया था और ये बताया था कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या यानी कि समेशन ऑफ डेल्टा एन करके हम लोग निकाल सकते हैं। उसमें भी हम लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट और फुंड सीरीज के बारे में बता सकते हैं कि कितनी कितनी रेखाएं हमें प्राप्त होगी। आइए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जो है, क्वेश्चन दिया आपको हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से आद्य अवस्था में n बराबर 6 से आद्य अवस्था में संक्रमण करता है, आद्य अवस्था में संक्रमण करता है। ठीक है, आद्य अवस्था में संक्रमण करता है तो कितनी रेखाएं प्राप्त होगी। देखो यहां पर जरूरी नहीं है आपको रेखाएं ही बोले, ये भी बोल सकते हैं कि कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे, ये भी बोला जा सकता है ना। तो कितनी रेखाएं प्राप्त होगी यदि बामर श्रेणी की एक भी रेखा प्राप्त नहीं होती है, यदि बामर श्रेणी की एक भी रेखा प्राप्त नहीं होती है, बामर श्रेणी की एक भी रेखा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, बामर एक भी नहीं मिलती है तो कितनी रेखाएं प्राप्त होगी। बामर की एक भी रेखा प्राप्त नहीं होती है तो कितनी रेखाएं हमें प्राप्त होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज, है ना, इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 6 टू 1 में संक्रमण करता है, ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिस्ट इन बिटवीन n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 1। हाउ मेनी टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड, how many total spectral lines obtained if no Balmer line is formed, no Balmer line is obtained। तो कितनी रेखाएं बनेगी अगर बामर एक भी नहीं आएगी उसमें। तो आइए भैया देखते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुल रेखाएं निकाल लेते हैं समेशन ऑफ n करके। जितना आप इजी और आसान सोच रहे हो उतना ये है नहीं, आंसर में गलती हो जाएगी। यहां पर डेल्टा n जो है, समेशन ऑफ डेल्टा n वो हमारा हो गया 6 माइनस 1 यानी कि 5, यानी हमें 5 का समेशन करना है, समेशन ऑफ 5। तो समेशन ऑफ 5 होता है 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। सबसे पहली वाली जो है ये हमें लाइमन वाली मिलेगी, दूसरी वाली हमें बामर मिलेगी, तीसरी वाली हमें पाश्चन मिलेगी, चौथी वाली जो है वो ब्रैकेट मिलेगी और लास्ट वाली जो है वो फुंड सीरीज मिलेगी। लास्ट वाली जो है वो हमें फुंड सीरीज मिलेगी। हाँ, तो टोटल स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें कितनी यहां पर प्राप्त होगी, लेकिन बामर एक भी नहीं आएगी। तो सोचिए भैया कुल तो कितनी हो गई हमारे पास, कुल हो गई 15। सही है, 5 4 3 2 1 15। अब 15 में से ये बामर वाली 4 हमें प्राप्त नहीं होती है, ये नहीं मिलती है, मतलब 15 में से 4 गया तो 11। कितनी रेखाएं हो गई, 11। लेकिन अगर आपने 11 आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया बोर्ड पे, बामर एक भी नहीं मिलती है तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया 6। तो ये तो n बराबर 1 हो गया और ये n बराबर 2 हो गया और ये n बराबर 6 है। अगर वो इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में नहीं आता है तो 2 से 1 वाली रेखा भी हमें प्राप्त नहीं होगी। बात समझ में आई? ये वाली 5 कौन सी आ रही है, ये वाली 5 आ रही है 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ये 5। ये वाली 4 हमें प्राप्त नहीं होगी, जो कहां से आएगी, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, ये हमें नहीं मिलेगी क्योंकि 2 आते ही बामर आ गया। अब सोचो अगर 2 में आएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो 2 से 1 जो हमें मिल रही थी, कौन सी, यहां पर 2 से 1, वो हमें लाइमन वाली भी एक रेखा प्राप्त नहीं होगी, अपने आप ही नहीं आएगी,
है ना, इसका मतलब टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी आपको नहीं मिलेगी, इन 4 के अलावा n बराबर 2 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं तो n बराबर 2 से 1 वाली रेखा भी हमें प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब टोटल लाइंस हमें कितनी प्राप्त होगी, 10 लाइंस हमें प्राप्त होगी। 15 में से 5 गायब हो जाएंगी और हमें कितनी प्राप्त होगी, हमें 10 रेखाएं ही प्राप्त होगी। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको बामरी बोल दे पाश्चन की एक भी रेखा प्राप्त नहीं होती है। अब पाश्चन की एक भी रेखा प्राप्त नहीं होती है मतलब ये 3 नहीं होती। अब ये 3 अगर नहीं होगी तो 3 में जब इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, जब पाश्चन मतलब n बराबर 3 में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो 3 से 2 भी नहीं आएगी और 3 से 1 भी नहीं आएगी, 3 से 2 भी नहीं आएगी, 3 से 1 भी नहीं आएगी। इसका मतलब 2 रेखाएं और कम हो जाएगी। इस ऐसे करके हम स्पेक्ट्रमी रेखाएं की संख्याओं को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, यहां वाली जो 6 रेखाएं हैं, ये 5 लाइमन की जो आ रही है, लाइमन की जो आ रही है वो आ रही है 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ये 5 रेखाएं ये है। अब भैया अगर वो 2 में गया ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो 2 से 1 वाली रेखा भी हमें प्राप्त नहीं होगी। तो बामर की 4 गई तो गई, साथ में एक और चली गई, कौन सी, लाइमन वाली भी एक चली गई। 2 से 1 में आने वाला आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 में ही नहीं आ रहा। हम बोल रहे हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं, बामर प्राप्त नहीं होती तो 2 में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 2 में नहीं आएगा तो 2 से 1 में भी नहीं आ सकता। बात समझ आ गई? तो बामर वाली तो 4 गई जो गई, साथ में लाइमन की एक और उड़ जाएगी, क्योंकि 2 में आएगा नहीं और 2 से 1 में आ नहीं सकता। बात समझ में आ गई? अब तो सबको क्लियर हो गया। ये जो 5 रेखाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूं इस चीज को। यहाँ देखिएगा, ये जो है मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, उसको बोर्ड पे देखिएगा। ऐसे जैसे ये है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें क्या क्या मिलेगी, हमें कौन कौन सी रेखाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो देखो 6 से 1 आ जाएगी, 6 से 2 नहीं आएगी, बामर नहीं लानी है, तो 6 से 3 आएगी, है ना। 6 से 3 आ सकती है, 6 से 4 आ सकती है, या सॉरी 6 से आधी अवस्था में आ रहा है, सॉरी, तो 5 से, है ना, 5 से 1 आ सकती है, 4 से 1 आ सकती है, 3 से 1 आ सकती है, लेकिन 2 से 1 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 में आया ही नहीं, क्योंकि नहीं किया था, कैमरे की जो बैटरी का स्विच है ना, वो मैंने ऑन नहीं किया था। अब ठीक है, चलिए आइए बोर्ड पे देखें। तो ये रेखा में प्राप्त नहीं होगी और 2 में कोई भी रेखा प्राप्त नहीं होगी, तो अब क्या होगी, 6 से 3 में, 5 से 6 से 3 में आ जाएगी, यहां तक आ सकती है, या फिर जो है 6 से 4 में हो सकती है, या 6 से 5 में हो सकती है ना। इस तरह से रेखाएं हमें मिल जाएगी, या 5 से 3 में हो सकती है, 4 से 3 में हो सकती है, 2 में नहीं आएगी। तो 2 में नहीं आने का मतलब 5 तो गायब हो गई, कौन सी 5, 4 बामर की और 1 लाइमन की गायब हो गई। अगर ये गायब हो गई तो कुल रेखाओं की संख्या अब पहले से क्या होगी, 5 उसमें कम हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक सवाल और ट्राई करना आप लोग अच्छे से। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, 2n2 माइनस 3n1 बराबर 18 है और 2n2 माइनस प्लस
3n1 बराबर 18 और -3n1 बराबर 6। ठीक है, तो कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे, कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे, अच्छे से चेक करिएगा भैया। जब संक्रमण होंगे तो कितने फोटॉन्स जो है वो उत्सर्जित होंगे, ये आपका एक बढ़िया सवाल है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2n2 + 3n1 बराबर 18 है और 2n2 - 3n1 बराबर 6 है, तो कितनी रेखाएं प्राप्त होगी? भैया मैं पहले ही बता चुका हूं, उत्कर्ष के अगर आपके पास नोट्स हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आप वो लिखिए, ठीक है। हाँ, उनको भी कहूंगा तो नहीं कि भूल जाइए, क्योंकि कुछ तो मटेरियल सामने कॉमन आएगा ही आएगा दोनों में, है ना। तो ये है कि अभी वाले जो क्लास चल रही है ना, आप उसके नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से लिखिए। वो आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, या हो सकता है अगर आप कर सकते हो तो उसी को अपडेट कर दीजिए, उसी में चीजों को जोड़ते जाइए, उसी में जोड़ते जाइए। बट वो मेरे हिसाब से पॉसिबल होगा नहीं, वहां जो पढ़ाया हुआ था उसमें अब वाला जो पढ़ा रहा हूँ वो ऐड करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने वहां 2 लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, 2 या 3 लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट पूरा हो गया था। यहाँ मोल कॉन्सेप्ट हमने लगभग 14 लेक्चर में कंप्लीट किया है, कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट 14 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है, तो कुछ तो उसमें नया हुआ ही होगा ना, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इस वाले में क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पता लगाने कितने होंगे। तो पहले आप संक्रमण देखिए कि कौन सा संक्रमण होगा, n1 क्या होगा और n2 क्या होगा। n1 और n2 का वैल्यू यहां से हम निकालते हैं, देखिएगा बोर्ड पे, 2n2 + 3n1 बराबर 18 है और 2n2 - 3n1 बराबर 6 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 18 में से 6 हम ये कैंसिल आउट कर देते हैं, 18 और 6 यहां हो गया 4n2 ऐड करने पे, तो 18 और 6 हमारे पास कितना आ गया 24, यानी कि n2 बराबर आ गया 24/6, 24/4, 24/4 यानी कि कितना आ गया 6। n2 का मान हमारे पास 6 आ गया, n2 बराबर 6 आ गया। जरूर इस फ्राइडे से है ना, पीजीटी का बैच मैं नया लॉन्च कर रहा हूं, नया स्टार्ट कर रहा हूं, पीजीटी फ्राइडे से स्टार्ट कर रहा हूं। और आप सबसे यही है कि आप जो भी हो नीडी पर्सन, जिसको भी पीजीटी की प्रिपरेशन करनी हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप उसको कोर्स के बारे में जरूर बताएं। आज या कल में ऐप में भी इसका जो है कोर्स लॉन्च हो जाएगा और इसका जो है आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा सबको। तो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में उसमें आप उसको जो है ज्यादा से ज्यादा उसको फैलाना, ताकि अच्छे और बढ़िया स्टूडेंट्स हम और अच्छे पीजीटी लेवल पर भी जोड़ पाए उसको। तो फ्राइडे से स्टार्ट होगा, इसका मैं नोटिफिकेशन उसका सब मैं वीडियो, शॉर्ट वीडियो मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे भी और सर के यूट्यूब चैनल पे भी इसको हम अपलोड करेंगे और फ्राइडे से बैच स्टार्ट होगा, ये आप सबको जरूर बताइएगा, ठीक। तो n2 हमारे पास आ गया 6, n2 6 आ गया, तो यहां से n1 निकाल लीजिए, किसी एक में 6 का मान रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बोलो। यहां रख देते हैं n2 6, तो 2 × 6 + 3n1 बराबर 18, 6 12 उधर चला गया, तो 3n1 बराबर हो गया कितना 18 और 12 6, तो n1 बराबर कितना हो गया, n1 बराबर हो गया हमारे पास 2, n1 का मान हमारे पास आ गया 2, ठीक है। n1 बराबर 2 और n2 बराबर 6, इसका मतलब डेल्टा n हमारे पास आ गया 4, ये n2 है ये n1 है, इसका मतलब हमारे पास डेल्टा n बराबर 4 आ गया। तो रेखाएं प्राप्त होगी 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि कुल रेखाएं हमें प्राप्त होगी कितनी, 10 रेखाएं प्राप्त होगी। बात समझ आ गई, कुल रेखाएं हमें प्राप्त होगी 10 रेखाएं प्राप्त। चलिए आगे बढ़ाते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चंस जो है क्लास में जब पैनल लगाऊंगा ना, उस पैनल में मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन जो आप बात कर रहे हो ना, ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक और करवा दो,
तो मैं बताऊंगा, आप एक बार तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखो कि बामर नहीं मिलेगी तो 2 से 1 में आने वाली लाइमन भी नहीं मिलेगी, इसका मतलब एक रेखा लाइमन की भी कम हो जाएगी बामर के साथ। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ रहे थे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में थोड़ा और इसको आगे अपन क्लियर करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, अब हमारे पास क्या है, ये है मान लो N2 एनर्जी लेवल और ये है N1 एनर्जी लेवल, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 से N1 में आ रहा है, ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन N2 से N1। हमें देखना है जब ये इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आएगा तो यहां जो फोटोन उत्सर्जित होगा उस फोटोन की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, उस फोटोन की आवर्ती क्या होगी, या उस फोटोन की आवर्त संख्या, तरंग संख्या क्या होगी। यहां जब भी एक फोटोन उत्सर्जित होगा, यहां पे जब N2 से N1 में आएगा तो एक फोटोन निकालेगा, फोटोन की लैम्बडा क्या होगी, उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या उस फोटोन की तरंग संख्या क्या होगी, इसको ज्ञात करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। मैं सीधा फॉर्मूला भी दे सकता हूं, ये फॉर्मूला याद रख लो, लेकिन अगर बीच में से कोई क्वेश्चन आ गया ना तो आप अटक जाओगे। आर का मान पूछ लिया कि आर का वैल्यू होगा और 4 ऑप्शन बना के दे दिए, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, है ना, अपॉन सी एच स्क्वायर या सी एच क्यूब या सी एच की पावर 4, तो अपन गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए बेटर है कि इसका मैं आपको डेरिवेशन बताता हूं कैसे करना है। अब बताइए N1 के अंदर एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इन N1, ई N1 बराबर होगा -4 पाई स्क्वायर, सॉरी -2 पाई स्क्वायर, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन, है ना, ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन क्या था नीचे, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। यही था एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास। चलो ये फर्स्ट लेवल में एनर्जी है। केमिस्ट्री का बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, सिलेबस वैसा ही है। हाँ थोड़ा स्टैंडर्ड उसका जरूर चेंज हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल वगैरह जो स्टैंडर्ड है ना वो चेंज हो सकता है। ये आ गया N1 स्क्वायर, Z उसका परमाणु क्रमांक है। दूसरे एनर्जी लेवल यानी कि N2 की ऊर्जा क्या होगी, तो N2 की ऊर्जा हो जाएगी -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर H स्क्वायर, N2 स्क्वायर H स्क्वायर, ये जरूर हो जाएगा सेकेंड वाले एनर्जी लेवल में, है ना, N2 स्क्वायर और H स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों का ऊर्जा अंतर निकालना है, मतलब हमें निकालना है डेल्टा ई। डेल्टा ई बराबर हो जाएगा EN2 माइनस EN1। ये जो डेल्टा ई है ये बीच का ऊर्जा अंतर है, ये वो फोटोन है जो उत्सर्जित होगा, उस फोटोन की एनर्जी होती है डेल्टा ई। N2 माइनस N1, ये दोनों वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दो तो क्या प्राप्त होगा, देखिएगा बोर्ड पे। डेल्टा ई बराबर जो कॉमन आ रहा है मैं वो कॉमन ले रहा हूं, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा। यहां हमारे पास रह जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, क्या बच जाएगा, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक, अब ये डेल्टा ई जो है ये फोटोन की एनर्जी है, ये किसके लिए निकाला हमने, ये हमने फोटोन के लिए निकाला है। तो फोटोन की एनर्जी हमें पता है hc बाई लेमड़ा होती है, अगर यहां पुट कर दे इसको तो आ जाएगा hc अपॉन लेमड़ा बराबर सेम एज 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एंड, है ना, अपॉन एच स्क्वायर, और यहां हमारे पास क्या रह जाएगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब HC भी कांस्टेंट है, इसको भी नीचे ले लेते हैं साथ में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन लेमड़ा, 1 अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन सी एच क्यूब, बराबर। जहां नहीं समझ में आए, डाउट लगे, वापस पूछ लेना, ठीक है। 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। E2 पहले है तो N2 पहले आएगा, नहीं आप देखो आगे माइनस का साइन है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, N1 वाला प्लस हो जाएगा, जब हम यहां रखेंगे ये
ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और ये माइनस की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इसलिए n1 पहले आएगा और n2 बाद में आएगा। अब देखो यहाँ पर ये सारे के सारे कांस्टेंट है z को छोड़ के, इन सब कांस्टेंट की जगह हमने एक नया कांस्टेंट रख दिया, क्या रख दिया, r, और फॉर्मूला बना दिया r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये सारे कांस्टेंट थे, इन सभी कांस्टेंट की जगह हमने क्या रख दिया, r लगा दिया। r एक कांस्टेंट है जिसे हम रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं यहाँ पे r को। r एक नियतांक है जिसे बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं r, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग नियतांक कहते हैं इस r को। इसका मान फिक्स्ड होता है, जो हमें इस तरह से याद रखना है, r का मान फिक्स्ड होता है, ये होता है लगभग 1.097, इतना ले लीजिए, एग्जैक्ट भी याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, 0737, 1.09737 और इंटू 10⁻7 मीटर में, ये r का मान होता है 1.097 इंटू 10⁻7 किसमें, मीटर में, ठीक है। ये कांस्टेंट है जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। और सरल बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, अगर कहीं आपको r का मान रखना हो तो ध्यान रखना 1/r रखना होगा, तो 1/r आप क्या रख सकते हो, 912, और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी बार बार। 1/r की जगह आप सीधा ही लगा सकते हो क्या, 912। कहीं पे अगर 1/r आए तो उसकी 1/r की जगह सीधा ही 912 लगा दो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये भी हमें पता है कि 1/λ, ये लैम्बडा फोटोन का लैम्बडा है, और 1/λ क्या होता है, न्यू बार होता है। 1/λ क्या होता है, न्यू बार। मतलब ये फॉर्मूला जो है वो आप लैम्बडा निकालने के लिए भी काम में ले सकते हो, और साथ में जो फोटोन निकला है या जो एनर्जी का गैप है E2 और E1 के बीच में, उसमें जो फोटोन निकला है उसकी लैम्बडा भी निकाल सकते हो और उसकी न्यू बार भी निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। कहां से कट हो रहा है एक्चुअली बताइए, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूं, ठीक है। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की जगह 1/r की जगह 912 भी आप पुट कर सकते हो, जिससे थोड़ा आसान काम हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो है इसे रिड्ज सूत्र कहते हैं, रिड्ज फॉर्मूला कहते हैं भैया इसको, इसको बोलते हैं रिड्ज फॉर्मूला, रिड्ज सूत्र, रिड्ज सूत्र कहते हैं, इसका नाम है। ये वो फोटोन जो उत्सर्जित हो रहा है, उस फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। और z यहाँ पे हमें पता है परमाणु क्रमांक है, z जो है वो यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो यहां से आप आराम से फोटोन का वेवलेंथ निकाल सकते हो, तरंग दैर्ध्य। कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। सबसे पहला सवाल आप लोग लिखिएगा, आप खुद का पहले एक बार उसमें वॉल्यूम चेक करिए, यहां से आई थिंक वॉल्यूम एकदम क्लियर है, अगर किसी और को भी लग रहा हो तो बता दीजिए भैया मुझे। यहां से तो एकदम क्लियर है, साउंड बहुत लेवल पूरा ऊपर किया हुआ है बढ़िया तरीके से, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे, सबसे पहला सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जैसे एक सवाल देंगे, लाइमन श्रेणी की पहली रेखा, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, प्रथम रेखा की, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, लाइमन श्रेणी के पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, ठीक है। ये आपका सवाल है, लाइमन श्रेणी है, उसकी पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, ठीक है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की। तो आइए बोर्ड पे देखें, एक सवाल मैं बता रहा हूं, दूसरा आप लोग करिएगा। पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य, तो सबसे पहले आपको n1 n2 ज्ञात करना आना चाहिए, n1 क्या होगा और n2 क्या होगा। तो n1 जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो श्रेणी का नाम लेगा उस नाम से आपको n1 के बारे में पता चलेगा,
जो नाम ले रहा है उस नाम से आपको N1 के बारे में पता चलेगा कि N1 क्या है, ठीक है। हाँ, उससे पता चलेगा हमें N1 क्या है। तो N1 बराबर क्या हो गया, N1 बराबर हो गया लाइमन यानी कि 1, और N2 बराबर हो गया, क्या कह रहे हो, पिछले आंसर दिया ना पिछले क्वेश्चन का अपन ने, ये रहा, ये कह रहे हो ना कितने फोटोन उत्सर्जित होंगे, तो जितनी लाइनें आती है उतने ही फोटोन उत्सर्जित होते हैं। कितनी लाइनें प्राप्त हो रही है, 10 लाइनें प्राप्त हो रही है, तो 10 हमारे पास क्या हो जाएंगे, हाँ। रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट मीटर इनवर्स, मैंने क्या लिखा था, एक सेकंड चेक कर, हाँ मीटर इनवर्स, एग्जैक्टली क्या होती है, ये मीटर इनवर्स होती है, सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स होती है, सही है, मैंने ध्यान दिया नहीं उसको, बराबर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर N1 आ गया। अब N2 ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, जो लाइन बोली है उसको N1 में जोड़ दीजिए, पहली लाइन, तो लाइमन का N1 1 है, तो N2 पहली लाइन मतलब 2 हो गया। अगर बोलता दूसरी लाइन तो 1 + 2 यानी 3 हो गया। अगर बोलता पांचवी लाइन तो 1 + 5 बराबर 6 हो गया। इस तरीके से N2 का मान हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए और इसका 1/λ फाइंड आउट कर लीजिए। कितना आ गया 1/λ, आर जेड हाइड्रोजन का 1 है, अच्छा किस एलिमेंट के लिए, हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए है, फॉर H, ठीक है, फॉर H। हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य, तो Z का मान हमने 1 रख दिया यहाँ पे, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये हमने सॉल्व कर लिया। 1/λ लाइमन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3r/4, इसका एलसीएम 4 आएगा, 4 में से 1 गया 3, तो 3/4 आ जाएगा, वो आएगा 1/λ, लैम्बडा कितना आएगा, तो लैम्बडा आ जाएगा 4/3r, यानी कि 4/3, r का मान आप क्या रख दो 912, कितना आ गया 4/3, और 1/r क्या होता है 912 होता है। इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये 912 अपन ने सीधा ही इसको किस में रख दिया है, जो है एंगस्ट्रॉम में, ये सीधा एंगस्ट्रॉम में आएगा, यहां से ध्यान रखना, जो 1/912 रखा है ना, उससे हमारा सीधा आंसर जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में ही आएगा डायरेक्टली, उसको अब मीटर में करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। कितना एंगस्ट्रॉम आ गया, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम। लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य, मतलब पहला जो फोटोन निकलेगा लाइमन का 2 से 1 में, उसकी तरंग दैर्ध्य होगी 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन अगर बोल देता कि लाइमन श्रेणी की, हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन श्रेणी की, जहां डाउट लगे, कैलकुलेशन समझ में नहीं आए, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन श्रेणी की, हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा, लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा, जिसे हम सीमांत रेखा भी बोलते हैं, अंतिम रेखा या लाइमन श्रेणी की सीमांत रेखा, सीमांत रेखा लिमिटिंग लाइन कहते हैं, लिमिटिंग लाइन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, लिमिटिंग लाइन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, सीमांत रेखा की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, ठीक है, सीमांत रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन। नहीं, कोई जरूरी नहीं है Z का मान 1 रहेगा, तो हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 है, अगर हम किसी दूसरे परमाणु के लिए निकालेंगे ना तो साथ में Z लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन ले रहे हो तो Z लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि Z 1 ही होता है उसका। कोई दूसरा परमाणु हाइड्रोजन जैसा आ गया, जैसे हीलियम प्लस आ गया, लिथियम +2 आ गया, बेरिलियम +3 आ गया, हाइड्रोजन जैसा कोई परमाणु आ गया, तो फिर आपको R भी साथ में Z भी लेना पड़ेगा, तो ही वो सही होगा, नहीं तो वो सही नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें सीमांत रेखा। पहले तो ये बात करते हैं कि सर सीमांत रेखा क्या होती है। सीमांत रेखा होती है अंतिम रेखा। तो पहले तो ये पता चल गया कि N1 बराबर क्या होगा 1, क्योंकि लाइमन बोल दिया उन्होंने, N1 बराबर 1 यानी कि लाइमन बोल दिया। अब N2 हमें देखना है, सीमांत रेखा होती है कौन सी, लास्ट रेखा। लास्ट रेखा कौन सी होती है भैया, अनंत। सीमांत रेखा का मतलब है लास्ट लाइन, और लास्ट लाइन कौन सी होती है, अनंत होती है, लिमिटिंग लाइन अनंत। और बस ये दोनों वैल्यूज आप यहां रख दीजिए,
1 अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन का Z 1 है, फिर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर यानी इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, तो हो जाएगा R, क्या आ जाएगा यहां से R। 1 अपॉन लेमड़ा आ जाएगा R, और 1 अपॉन लेमड़ा अगर R है तो लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा, लेमड़ा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R, और 1 अपॉन R का मान मैंने आपको बता दिया 112, 912 एंगस्ट्रॉम में, सीधा ही आ जाएगा 912। मतलब लाइमन की परास क्या होती है, बस इसी को बताने के लिए 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया आपसे। लाइमन की परास होती है जो है N1 से लगाकर अनंत तक जो फोटोन उत्सर्जित होंगे उन फोटोन की परास होती है 912 एंगस्ट्रॉम से लगा के 1216 एंगस्ट्रॉम तक, 1216 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो भी फोटोन आएगा उस फोटोन को हम लाइमन श्रेणी में गिनेंगे। बात समझ आई? ज्यादातर एग्जाम में आर का मान रख के सॉल्व नहीं करवाते वो लोग, ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर रेशियो का सवाल आता है, अनुपात का सवाल आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस कि अनुपात क्या होगा, ज्यादातर ये रेशियो का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी की, हाइड्रोजन परमाणु के बामर श्रेणी की, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा तथा लाइमन श्रेणी की पहली रेखा का अनुपात, तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। लाइमन श्रेणी की पहली रेखा, लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य, लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो, तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा और बामर श्रेणी की दूसरी रेखा और लाइमन श्रेणी की पहली रेखा जो है उनकी तरंग दैर्ध्यों का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ये ज्यादातर ऐसा सवाल आता है इसमें एग्जाम में। आइए सॉल्व करते हैं। पहले करते हैं बामर की सेकेंड लाइन का लेमड़ा और फिर करते हैं लाइमन की पहली लाइन का लेमड़ा। ध्यान दीजिएगा भैया बोर्ड पे, बामर की दूसरी रेखा, तो पहले बामर के लिए कर लेते हैं फॉर बामर सीरीज। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, फॉर बामर सीरीज, बामर रेखा के लिए क्या होगा भैया, N1 बराबर तो हो गया 2, क्योंकि बामर बोल दिया गया है, बामर बोल दिया गया तो N1 2। अब इसकी दूसरी रेखा बोल रहा है, दूसरी था क्वेश्चन में, हाँ दूसरी रेखा मतलब N2 बराबर हो गया इसका 4, है ना, N2 बराबर 4। फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन लेमड़ा बामर इज इक्वल टू R, हाइड्रोजन का Z 1 ही होता है, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। यहां से हमने 1 अपॉन लेमड़ा बामर फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया 16, एलसीएम आ जाएगा, इधर हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3R अपॉन 16, तो लेमड़ा बामर हो जाएगा हमारे पास 16 अपॉन 3R। चलो पहला अचीवमेंट हमने प्राप्त कर लिया है, लेमड़ा बामर आ गया हमारे पास, आर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनुपात में आएगा। दूसरा कह रहा है लाइमन की पहली रेखा, तो फॉर लाइमन सीरीज देखो क्या करना है, फॉर लाइमन, तो लाइमन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, फॉर लाइमन श्रेणी, फॉर लाइमन N1 बराबर तो 1 हो गया और N2 बराबर हो जाएगा पहली रेखा, मतलब N2 बराबर हो गया 2, पहली रेखा का मतलब N2 बराबर 2 में चला गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहां से हम सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन लेमड़ा लाइमन हमें प्राप्त हो जाएगा भैया R 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी था, तो लेमड़ा लाइमन यहां से आ जाएगा 3R/4 या लेमड़ा लाइमन हमारे पास आ जाएगा 4R/3। ये दूसरा अचीवमेंट हमने प्राप्त कर लिया। आ गया दोनों। अब इन दोनों का हमें अनुपात देखना है, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो क्या रेशियो आएगा, लेमड़ा बामर अपॉन लेमड़ा लाइमन इज इक्वल टू 16 अपॉन 3R इंटू, है ना,
इंटू ऊपर हो जाएगा 4r बाय 3, सही है क्या? हाँ, ये इसमें डिवाइड करोगे 3 ऊपर आ जाएगा 4r, 16/3r डिवाइड करेंगे लैम्बडा लाइमन, क्या लिखा मैंने, अच्छा उल्टा कर दिया, ये आ जाएगा 4r नीचे आएगा 4/3r, है ना? तो ये यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो 4/3r मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 3r आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये सॉल्व कर ले, 3r से 3r कट गया, 16 से 4 काट लो, आ जाएगा 4:1। कितना आएगा 4:1। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही किया है, 4:1, ठीक है। हाँ, 4:1 आ जाएगा। ये इस टाइप से रेशियो वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, अनुपात वाले सवाल बन जाते हैं। जैसे कि ये भी पूछ सकते हैं अनुपात वाले सवालों में कि भाई लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों में पूछ लिया, तो बस आपको Z का फर्क वहां पे लगेगा। जैसे ये सवाल है, देखिए Z का फर्क कैसे, जैसे ये सवाल है कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के लिए लाइमन की दूसरी रेखा, लाइमन की दूसरी रेखा, ठीक है, और एक हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस के लिए आपको बोल दिया बामर की पहली रेखा, बामर की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो, रेशियो फाइंड आउट करना है, अनुपात ज्ञात करो। चलो भैया ट्राई करिएगा आप लोग। हाइड्रोजन में है लाइमन की दूसरी रेखा और हीलियम में है बामर की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। एक बार आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सर बामर श्रेणी के लिए N2 बराबर 3 होता है, तो N2 में बहुत भ्रम हो रहा है, N2 में काहे का भ्रम हो रहा है, तो वो तो सिंपल सी चीज है ना, क्या बताया था, N1 के अंदर नंबर ऑफ लाइन जोड़ दो, जैसे बामर तो N1 बराबर 2, कौन सी रेखा, दूसरी रेखा, तो 2 में 2 जोड़ दो तो आपका इलेक्ट्रॉन 4 में पहुंच जाएगा, मतलब चौथे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बस जो N1 है उसके अंदर नंबर ऑफ लाइन जोड़ दो, ये तो मैंने लास्ट क्लास में ट्रिक बताई थी आपको। सबसे इजी तरीका यही होता है N2 निकालने का, जो लाइन आपको बोली है वो जोड़ दीजिए N1 के अंदर। N1 कहां से मिलेगा, N1 मिलेगा लिखा हुआ बामर लाइमन पास्ट एंड ब्रैकेट कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा, वहां से N1 आ जाएगा और N2 आपको इस टाइप से ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पे क्या सोल्यूशन होगा इसका। सबसे पहले लैम्बडा लाइमन करते हैं, तो 1 लैम्बडा लाइमन फॉर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है तो Z1 हो जाएगा, और 1/N1 स्क्वायर, लाइमन है तो 1, और 1/N2 स्क्वायर, दूसरी रेखा मतलब 3 में चला गया इलेक्ट्रॉन, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ये आ जाएगा आपके पास 8/9, या कितना आ गया आपके पास 8/9, तो ये आ जाएगा 8r/9, और यहां से लैम्बडा लाइमन निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा 9/8r। पहला अचीवमेंट आ गया लैम्बडा लाइमन। अब दूसरा है लैम्बडा बामर, लेकिन हीलियम के लिए है, लैम्बडा बामर हीलियम के लिए, तो आर हीलियम का Z यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है बामर की पहली रेखा, बामर मतलब 2 का स्क्वायर, N1 बराबर 2 और N2 बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9, पहली रेखा है ना, तो बामर की पहली रेखा मतलब इलेक्ट्रॉन 3 में चला गया, चला गया, इसका एलसीएम आ जाएगा 36, ऊपर बच जाएगा 5, और 5 × 4 20, तो ये आएगा आपके पास 20r/36, करेक्ट, 20r/36, या लैम्बडा बामर यहां से अगर आप निकालेंगे तो उल्टा कर लीजिएगा 36/20r हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात बनाना है, तो हम यहाँ पे अनुपात बना लेते हैं, लैम्बडा लाइमन अपॉन लैम्बडा बामर इज इक्वल टू, ठीक है, 9/8r इंटू 20r/36, जो कैंसिल आउट हो रहा है काट लीजिए, r से r कट जाएगा 9, ये कट जाएगा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 5 बार, क्या आंसर हो जाएगा आपका 5:8। आ रहा है क्या किसी का, बहुत अच्छे, 5:8 आना चाहिए, क्योंकि इस बार हीलियम है तो हीलियम का Z आपको 2 रखना पड़ेगा,
और 2 का स्क्वायर करके रखना पड़ेगा, तो आपको सही आंसर मिलेगा। यहाँ पे 2 स्क्वायर क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये हीलियम का था, है ना, और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 5:8, 5:8। अरे बोलो भैया, समझ में आया क्या? चलो एक सवाल मैं आपको और बताता हूं इसी टॉपिक पे, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे और नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप की कमियों के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक परमाणु प्रतिरूप पढ़ेंगे, मॉडर्न एटॉमिक कंसेप्ट, आधुनिक परमाणु प्रतिरूप। आ रहा है सबके? यस, 5:8 आपका आंसर आएगा। ये आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको, क्वेश्चन देखिएगा, एक दो सवाल और बताता हूं फिर हम आगे टॉपिक को उठाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है हीलियम प्लस में 2 ऊर्जा स्तर, हीलियम प्लस में 2 ऊर्जा स्तरों का योग 4 है, योग 4 तथा अंतर 2 है। हीलियम के अंदर 2 ऊर्जा स्तर है, उनका योग 4 है, N1 और N2 2 ऊर्जा स्तर है, उनका योग 4 है और उनका अंतर 2 है, तो है ना, अंतर 2 है, तो इसके लिए फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। इसके लिए फोटोन की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ठीक है, हीलियम में 2 ऊर्जा स्तर जो है उनका योग 4 और अंतर 3 है, अंतर 2 है सॉरी। तो जो फोटोन निकलेगा संक्रमण में, उस फोटोन की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी इन फॉर्म ऑफ आर, आर के फॉर्म में आप निकाल लीजिए। आर का मान रखो तो चाहे अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, 2 ऊर्जा स्तरों का योग मतलब कि N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 बराबर 4 है और अंतर यानी कि N1 माइनस N2 बराबर क्या है, 2 है, बराबर। N1 प्लस N2 और N1 माइनस N2 जो है वो आपको दिया हुआ है, 2 है और 4 है। यहां से हमने N2 को कैंसिल आउट कर दिया तो ये हो गया 2N1 बराबर 6, यानी कि N1 बराबर आ गया 3, यानी आपका इलेक्ट्रॉन N1 बराबर 3 में है। मतलब उल्टा कर दीजिए, मैंने N1 और N2 लिखा है, आप जो ऊपर होगा वो ऊपर वाला एनर्जी लेवल होगा उसे हम N1 कहेंगे और जो नीचे होगा उसे हम N2 कहेंगे। तो जो ऊपर होगा वो N1 होगा, ज्यादा वाला। अब यहाँ N1 N2 कुछ भी आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, जो ज्यादा वाला वैल्यू आएगी वो ऊपर होगा, जो कम वाली वैल्यू आएगी वो नीचे होगा। ठीक है, चलो इस N1 का मान हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया, कहाँ पे रखा, इस वैल्यू में रख दो, यहाँ से ये गया तो N2 बराबर क्या आ गया, N2 बराबर हमारे पास आ गया 1। अब ये N1 और N2 वो N1 N2 कोश वाले नहीं है, वो अब हम चेक करेंगे N1 N2 क्या है। अब हम चेक करेंगे कि N1 N2 क्या है, तो ये बनना चाहिए N2 और ये होना चाहिए N1। ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है, तो इस वाले को हम क्या बोल देंगे, ये हमारा N1 है फॉर्मूले के अंदर और ये हमारा N2 है फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले में तो हम 1/N1 माइनस 1/N2 रखेंगे ना, तो इसको हम मानेंगे हमारा क्या है, N2 है और ये हमारा N1 है कि 3 से 1 में आ रहा है। कहां से आ रहा है वो, 3 से 1 में आ रहा है, तो 3 से 1 में आ रहा है, तो ये क्या हो गया N2 और ये क्या हो गया N1। सही लिखा था क्या? अच्छा मैंने N2 ही लिख दिया इसको सॉरी, 3 से 1 में आ रहा है, यानी कि ये 3 वाला जो है वो हमारा हो जाएगा N2 और 1 वाला जो है वो हमारा हो जाएगा N1। तो 3 से 1 में आ रहा है मतलब ये। और इस फोटोन से रिलेटेड तरंग दैर्ध्य हमें ज्ञात करनी है, तो 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा R, हाइड्रोजन एटम है, हीलियम है, हीलियम है तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 8 इंटू 4 है ना 32, ये हो जाएगा 32R/9, यानी कि लैम्बडा यहां से हमारे पास आ जाएगा 9/32R। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 9/32R। आ रहा है किसी के? हाँ एग्जैक्टली 9/32R आएगा, क्योंकि यार इस बार हीलियम दिया है,
हीलियम दिया है तो यहाँ Z अपन हीलियम का रखेंगे, 2 का स्क्वायर भी रखेंगे साथ में, तो नेट हमारे पास आंसर हो जाएगा, यहां से एलसीएम आ गया 8/9, 8 इंटू 4 32, 32/9 करके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए एक सवाल आखिरी क्वेश्चन और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से सॉल्व करना, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन श्रेणी की न्यूनतम और बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्ध्य, न्यूनतम तथा बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। अधिकतम तरंगदैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। हाइड्रोजन का परमाणु है, उसमें लाइमन श्रेणी की न्यूनतम और बामर श्रेणी की जो अधिकतम तरंग होगी, उस अधिकतम तरंग की तरंगदैर्ध्य का अनुपात क्या होगा, रेशियो बताना है। हाइड्रोजन में लाइमन की न्यूनतम और बामर की अधिकतम, तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा इसको। अधिकतम और न्यूनतम तरंग की तरंगदैर्ध्य का अनुपात क्या होगा। तो पहले भैया कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से क्लियर करो कि अधिकतम क्या होता है और न्यूनतम क्या होता है। जब तक अधिकतम और न्यूनतम आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं। ये है भैया क्या, इन्फिनिटी, ये है मान लो n बराबर 2, और ये है मान लो n बराबर 1। बी क्लियर, क्योंकि यहीं पे आप नहीं तो गलती कराओगे एग्जाम में। अधिकतम और न्यूनतम क्या होता है, अधिकतम तरंगदैर्ध्य और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, तो बड़े अच्छे से देखना। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी से कहां आ रहा है, 1 में आ रहा है, 1 में है ना, लाइमन में लाना है उसको, लाइमन की है, तो अनंत से 1 में आ रहा है। अब बताओ, अनंत से 1 के बीच में ऊर्जा का अंतर ज्यादा होगा ना भाई। जब अनंत से 1 में आएगा तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तो लैम्बडा क्या होगी, कम। तो जब अनंत से अगर वो आद्य अवस्था में आता है, अनंत से अगर 1 में आता है, तो अधिकतम ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होगा। अगर फोटोन की ऊर्जा अधिकतम है, तो उस फोटोन की तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी, न्यूनतम। अनंत से आता है तो फोटोन की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है। कारण है अधिकतम से नीचे, अनंत से नीचे आने का मतलब ऊर्जा ज्यादा, तो तरंगदैर्ध्य कम। और दूसरा ये है, 2 से 1 में आ रहा है, जस्ट ऊपर वाले से, उसके ठीक ऊपर वाले कक्षक से यानी कोश से वो नीचे आ रहा है। तो जब यहां से नीचे आएगा तो यहां पर एनर्जी का गैप क्या होगा, एनर्जी का गैप सबसे कम होगा, तो लैम्बडा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम में आपको थोड़ा हिंट के बारे में लिखवा भी देता हूं आपको, कि अगर इंफिनिटी से आ रहा है तो क्या हो जाएगी भैया, उसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम लैम्बडा आएगी। और जस्ट ऊपर वाला लेवल है, मतलब जैसे लाइमन है तो जस्ट ऊपर वाला n बराबर 2, तो n बराबर 2 से अगर वो 1 में आएगा, n बराबर 2 से 1 में आएगा, तो अधिकतम ऊर्जा, तरंगदैर्ध्य क्या होगी, न्यूनतम, और यहां पे ऊर्जा न्यूनतम होगी तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी, अधिकतम। तो अधिकतम लैम्बडा का जो फोटोन है वो उत्सर्जित होगा, मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य का फोटोन उत्सर्जित होगा जब वो जस्ट ऊपर वाले से नीचे आएगा, जस्ट अपर से लोअर लेवल में आएगा। और इन्फिनिटी से आएगा तो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, क्योंकि ऊर्जा का अंतर ज्यादा है। बोलो भैया, ये बात क्लियर हुई आपको? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लाइमन की न्यूनतम और बामर की अधिकतम, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, लाइमन की न्यूनतम और बामर की अधिकतम, इसका मतलब ये हुआ लाइमन की न्यूनतम, तो फॉर लाइमन n1 बराबर 1, और न्यूनतम मतलब n2 बराबर अनंत।
N2 बराबर अनंत से आएगा इलेक्ट्रॉन तो लाइमन बनेगा। ठीक, इसको हमने रख के सॉल्व कर लिया। 1/λ लाइमन इज इक्वल टू R, हाइड्रोजन का ही परमाणु है, 1/1 1/∞, दैट मीन्स लैम्बडा लाइमन हमारे पास आ जाएगा 1/R। हो गया भैया पहला काम, ये हो गया लैम्बडा लाइमन। अब हमें देखना है लैम्बडा बामर कितना होगा। तो फॉर बामर, अब बामर में कहा है कि अधिकतम, लाइमन में तो न्यूनतम हो गई, बामर में अधिकतम कितनी होगी, तो N1 बराबर बामर का 2 होता है, बामर का N1 2 होता है, और अधिकतम मतलब जस्ट ऊपर वाला लेवल, अधिकतम का मतलब है जस्ट ऊपर वाला लेवल, ठीक ऊपर वाला लेवल। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा इसका 3, जस्ट अपर लेवल मतलब N2 बराबर 3, N1 बराबर 2। तो अधिकतम ऊर्जा कब आएगी, जब 3 से 2 में आएगा, जब 3 से 2 में आएगा तो ऊर्जा का, कम ऊर्जा का फोटोन होगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। चलिए इन दोनों वैल्यू को लगा के सॉल्व कर ले। 1/λ बामर इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर दीजिए भैया, R 1/4 माइनस 1/9, ये आ जाएगा 36 एलसीएम, और ऊपर 5, 5R बटा 36, लैम्बडा बामर इज इक्वल टू 5R/36, या फिर लैम्बडा बामर किसके बराबर हो जाएगा, 36/5R, किसके बराबर हो जाएगा, 36/5R। ये हमारे पास आ गया बामर और लाइमन, दोनों का अनुपात निकालना है। तो लैम्बडा लाइमन अपॉन लैम्बडा बामर इज इक्वल टू 1/R इंटू 5R/36। R से R कैंसिल आउट कर दो, पीछे हमारे पास बच जाएगा 5:36, 5:36, 5:36 जो है ये आपका सही आंसर होगा। बोलो भैया बात समझ में आई आपको ये वाली, है ना, इजी था क्वेश्चन। बस थोड़ा सा ध्यान देना कि अधिकतम न्यूनतम का मतलब क्या होता है। न्यूनतम होती है जब वो अनंत से आता है, तब न्यूनतम होती है तरंग दैर्ध्य, और अधिकतम होती है जब वो कहां से आता है, जस्ट अपर लेवल से आता है। जैसे लाइमन है तो जस्ट अपर 2 लेना है N2, बामर है तो जस्ट ऊपर वाला 2 के ऊपर वाला 3 लेना है N2, पाश्चन है तो N1 बराबर 3, तो N2 जस्ट ऊपर वाला लेना है 4। तो उस फोटोन की तरंग दैर्ध्य आपको क्या प्राप्त होगी, अधिकतम प्राप्त होगी। क्लियर हुआ मैटर क्या है। चलो आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से ट्राई करना, थोड़ा सा अलग है, खुद ट्राई करोगे तो कुछ सीखने को भी मिलेगा। लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था में, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था में आता है, आद्य अवस्था में आता है तो 15 लाइन, 15 स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, आद्य अवस्था में आता है तो 15 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है, 15 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। जब वो कार्य ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तो हमें वहां पर 15 स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो है वो प्राप्त होती है। आगे आपको बोल दिया गया है तो उत्सर्जित फोटोन की, तो उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य, उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। अगर उत्सर्जन के दौरान वो 15 स्पेक्ट्रमी रेखाएं देता है, एक संक्रमण होगा किसी ऊर्जा स्तर से आद्य अवस्था में, तो कुल 15 स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, वेवलेंथ हमें ज्ञात करनी। आइए आगे बढ़ाते हैं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी करेंगे। चलिए इसके बाद आप हेडिंग लगाइएगा, बोहर के परमाणु प्रतिरूप की कमियां, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर के परमाणु प्रतिरूप, परमाणु प्रतिरूप की कमियां। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल।
बोहर के परमाणु प्रतिरूप में क्या क्या कमियां रह गई थी, किन किन बातों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सबसे पहली बात, बोहर का जो परमाणु प्रतिरूप है ये समझा नहीं सकता है किसको, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सकता कि भैया एक परमाणु में, नाभिक में इतने सारे प्रोटॉन होते हैं, उनमें आपस में प्रतिकर्षण भी होता होगा, फिर भी वो एक साथ स्थायी रूप से रह जाते हैं, ये कैसे संभव है। यानी ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सकता। पहली कमी इसकी ये है। पहली कमी क्या है, यह प्रतिरूप मॉडल परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सकता, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सकता। ठीक है, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन ये है। दूसरी कमी क्या है इसकी, सेकेंड लिमिटेशन, ये सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉनीय तंत्र पर ही लागू होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस पे लागू होगा, हीलियम पे नहीं होगा। लिथियम प्लस पे लागू होगा, लिथियम +2 पे लागू होगा, लिथियम प्लस पे भी नहीं होगा और लिथियम पर भी नहीं होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन रखना है लास्ट में आपको, जब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लगा सकते हो। तो दूसरी कमी क्या है, यह प्रतिरूप, मॉडल जो है इसका, यह प्रतिरूप केवल एकल इलेक्ट्रॉनीय तंत्र, एकल इलेक्ट्रॉनीय तंत्र पर ही लागू होता है, एकल इलेक्ट्रॉनीय तंत्र पर ही लागू होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर एप्लीकेबल है। एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पर ये जो है आपकी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही लागू होता है, जैसे कि एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे हाइड्रोजन पर लगेगा तो हीलियम प्लस पर लगेगा, तो लिथियम +2 पर लगेगा, या बेरिलियम +3 पर लगेगा, या सोडियम +10 पर लगेगा, सोडियम +10 पर लगेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ये स्पेक्ट्रम तो हाइड्रोजन का जो है बोर का परमाणु प्रतिरूप आप लागू कर सकते हैं। क्लियर, इसको आप एक सेकंड नोट करिएगा, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, एक सेकंड में आगे बढ़ाते हैं। चलिए भैया, तीसरी कमी क्या थी बोहर के परमाणु प्रतिरूप में, तो तीसरी लिमिटेशन समझिएगा क्या है। ये तीसरी इसकी लिमिटेशन है। देखो, हमें क्या देखा गया था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में एक लाइन प्राप्त होती है, जैसे 6 से 1 में आएगा तो एक रेखा प्राप्त होगी एक रेखा प्राप्त। ये हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है एक रेखा प्राप्त होती है। लेकिन जब उस एक स्पेक्ट्रमी रेखा को एक अच्छे वाले, बढ़िया वाले स्पेक्ट्रोस्कोप, उच्च विभेदन क्षमता वाले, हाई एफिशिएंसी वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया जब उसको, तो वास्तव में क्या पाया कि एक स्पेक्ट्रमी रेखा नहीं थी, वो बहुत सारी स्पेक्ट्रमी रेखाओं का युग्म था। एक्चुअल में जो एक स्पेक्ट्रमी रेखा की हम बात कर रहे हैं कि 6 से 1 में आया तो एक रेखा प्राप्त हुई, नहीं, वो एक रेखा वास्तव में बहुत सारी रेखाओं का समूह था, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन का सूक्ष्म, जो ना सूक्ष्म स्पेक्ट्रा, फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कह दो या फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन कह दो। हाइड्रोजन का सूक्ष्म स्पेक्ट्रा, उसकी व्याख्या बोहर के परमाणु प्रतिरूप से नहीं की जा सकती। ठीक है, क्या होता है लिखेगा, हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रा, ये आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में पढ़ेंगे इसको। सोमरफेल्ड ने बताया था इसके बारे में, सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे इसको आगे। थोड़ा सा ये ज्यादा कुछ खास नहीं उसमें। हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रा
सूक्ष्म स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा को इस प्रतिरूप द्वारा नहीं समझाया जा सकता। नहीं समझाया जा सकता। सूक्ष्म स्पेक्ट्रा होता है जिसमें एक रेखा बहुत सारी रेखाओं का ग्रुप यानी कि समूह होती है सॉरी, उसको भी आप यहां से एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस परमाणु प्रतिरूप के द्वारा। ठीक है, ये एक और इसकी क्या है, लिमिटेशन है। चलिए और देखें, लास्ट लिमिटेशन और इंपॉर्टेंट है भैया, चौथी वाली सॉरी, फोर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब क्या क्या किया गया था, ये देखा गया कि एक स्पेक्ट्रमी रेखा ली गई और उस स्पेक्ट्रमी रेखा को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा गया। चुंबकीय क्षेत्र में एक स्पेक्ट्रमी रेखा को रखा गया तो ये पाया गया कि ये एक स्पेक्ट्रमी रेखा जो है ये बहुत सारी स्पेक्ट्रमी रेखाओं में क्या होती है, विभक्त हो जाती है, टूट जाती है, बढ़ जाती है, विपाटित हो जाती है, यानी स्प्लिट हो जाती है। जब उस स्पेक्ट्रमी रेखा को, ये पूरा प्रयोग जो किया ये हमने किसके अंदर किया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया उसके आसपास और फिर ये एक्सपेरिमेंट किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का, तो क्या पाया गया कि जो एक रेखा होती है वो बहुत सारी रेखाओं में टूट जाती है, विभक्त हो जाती है, विपाटित हो जाती है। इस प्रभाव को हम बोलते हैं जीमान प्रभाव। इस प्रभाव को हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट या जीमान प्रभाव, जीमान प्रभाव। और ऐसा ही पाया गया कि जब एक स्पेक्ट्रमी रेखा को विद्युत क्षेत्र में रखा गया, यहां पे प्लस की प्लेट लगा दी ऊपर और माइनस की प्लेट लगा दी नीचे, और स्पेक्ट्रमी रेखा को रखा गया, तो भी ये बहुत सारी रेखाओं में क्या हो गई, विपाटित हो जाती है, मतलब विभक्त हो जाती है, एक रेखा अनेक रेखाओं में टूट जाती है। इस प्रभाव को हम कहते हैं स्टार्क प्रभाव, जीमान प्रभाव, और दूसरा प्रभाव कहलाता है स्टार्क प्रभाव। याद रखना, स्टार्क प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र में और जीमान प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव और विद्युत क्षेत्र में होता है स्टार्क प्रभाव, विद्युत क्षेत्र में होता है स्टार्क प्रभाव। तो एक रेखा को जब इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो जीमान प्रभाव और विद्युत क्षेत्र में रखा तो स्टार्क प्रभाव। इन दोनों प्रभाव की व्याख्या भी आप बोहर के परमाणु प्रतिरूप से नहीं कर सकते हो। इन दोनों प्रभाव को बोहर के परमाणु प्रतिरूप द्वारा नहीं समझाया जा सकता। बोहर के परमाणु प्रतिरूप द्वारा, बोहर के परमाणु प्रतिरूप द्वारा नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। इन दोनों ही जो है प्रभाव, जो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये दोनों बोर के परमाणु प्रतिरूप से एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं। हाँ, तो परमाणु के स्थायित्व को तो रदरफोर्ड भी नहीं समझा पाया कि परमाणु कैसे स्थायी होता है। ये तो आगे जैसे चीजें चलती गई तो हमें पता चला कि भैया उसमें इस तरीके की चीजें होती है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इस तरीके से हमने उसका स्थायित्व समझा। तो ये बिंदु नील्स बोर के लिए भी होगा क्या, जरूर होगा। इसका काम भी यही था कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि भैया कैसे स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, ये नहीं कर पाता उसको। तो ये चार बातें ध्यान रखना। एक तो सूक्ष्म स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है निम्न में से किस पर नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप लागू होगा, तो एकल इलेक्ट्रॉन या कोई भी तंत्र हो उस पर यह परमाणु प्रतिरूप लागू होता है। बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट, आधुनिक परमाणु प्रतिरूप। मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, आधुनिक परमाणु प्रतिरूप। आधुनिक परमाणु प्रतिरूप, जिसे हम एक और नाम भी देते हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जिसे हम बोलते हैं तरंग यांत्रिकी, वेव मैकेनिक्स,
जिसे हम तरंग यांत्रिकी भी बोलते हैं, वेव मैकेनिक्स भी बोलते हैं, तरंग यांत्रिकी या वेव मैकेनिक्स। बताइए सर, जीमान और स्टार्क इफेक्ट एक बार और बता दीजिए। जीमान प्रभाव हमने क्या देखा था, जो एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है, ये आती है ना, ये एक स्पेक्ट्रमी रेखा आई, मान लो इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आया, तो ये हमें एक रेखा प्राप्त हुई। जब इसको अलग से वापस आसपास, इसके आसपास क्या लगा दिया गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा दिया, तो ये एक रेखा जो थी ना, ये वास्तव में बहुत सारी छोटी छोटी रेखाओं का समूह थी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते जीमान प्रभाव को बोहर से। और दूसरा स्टार्क प्रभाव, यही चीज थी सेम, विद्युत क्षेत्र में किया गया, जब प्रयोग को विद्युत क्षेत्र में किया तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा भी बहुत सारी रेखाओं में टूट गई। इस प्रभाव को नाम दिया गया स्टार्क प्रभाव। और इन दोनों प्रभावों को हम नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से नहीं समझा सकते हैं। बात समझ आई? चलिए, आधुनिक परमाणु प्रतिरूप या इसे बोलते हैं तरंग यांत्रिकी। इस परमाणु प्रतिरूप में आधुनिक वाले में हम तीन चीजें पढ़ते हैं भैया, कॉन्सेप्ट्स तीन। पहला हम पढ़ते हैं जो है डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। तीन थ्योरीज आती है इसमें। पहली आती है डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, द्वैत प्रकृति सिद्धांत, डी ब्रॉगलीज डुअल नेचर थ्योरी। दूसरा इसके अंदर आता है जिसे हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और तीसरा जो आता है इसमें, उसे हम बोलते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन या तरंग समीकरण। ये तीनों चीजों को मिला के हम बोलते हैं आधुनिक परमाणु प्रतिरूप, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। ये वो है आधुनिक परमाणु प्रतिरूप या तरंग यांत्रिकी बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में ये कंसीडर किया गया कि जो गतिशील कण होता है वो कण नहीं होता है, उस कण के साथ साथ एक तरंग भी होती है। वो कण तो है, तो होता ही है, उसके साथ में एक तरंग भी होती है, तो नाम पड़ गया इसका तरंग यांत्रिकी। और ये सबसे पहले बताया था डी ब्रॉगली ने, को नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए। हाइजेनबर्ग को भी मिला था, डी ब्रॉगली को द्वैत प्रकृति सिद्धांत के लिए, कि प्रत्येक गतिशील जो कण होता है उस कण के साथ एक तरंग भी होती है, और उस तरंग जो है उसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं। ये इन्होंने सबसे पहले बताया। आइए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। पहला पॉइंट लगा देते हैं ए, डी ब्रॉगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, डुअल नेचर थ्योरी ऑफ डी ब्रॉगली। ये क्या बोलता है डी ब्रॉगली डुअल नेचर थ्योरी में? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये कहता है कोई भी अगर गतिशील कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर क्या होता है, गतिशील कण है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये गतिशील होता है, चलता रहता है ना, गतिशील होता है। तो ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कण है, पार्टिकल है, लेकिन इसके साथ साथ एक तरंग भी रहती है। पार्टिकल होने के साथ साथ इसमें एक तरंग भी रहती है, जिसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं, मैटर वेव। ये हर गतिशील सूक्ष्म कण के साथ में होती है। मैं ये नहीं कहूंगा सूक्ष्म कण, हर गतिशील कण के साथ में होती है, चाहे वो छोटा कण हो या बड़ा कण हो। लेकिन ये जो थ्योरी है डी ब्रॉगली की, ये सूक्ष्म कण या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर लागू होती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा जिनका आकार होता है, जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, ऐसे कणों पर ये सटीकता से लागू होती है। और बड़े कणों पर भी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन बड़े कणों में आपको जो तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य आपको नहीं दिखाई देगी। जैसे कोई कार चल रही है तो वो कार एक कण है, साथ में उस कार के चलते वक्त एक तरंग भी उसके अंदर साथ में मौजूद है, जिसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं।
तो इनका ये स्टेटमेंट था, लिखिएगा इसके स्टेटमेंट के बारे में कि डी ब्रॉगली के अनुसार, ठीक है, डी ब्रॉगली के अनुसार, डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण, प्रत्येक गतिशील कण की द्वैत यानी कि दोहरी द्वैत प्रकृति होती है, प्रत्येक गतिशील कण की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात यह कण और तरंग दोनों ही रूपों में संचरित होता है, पार्टिकल भी होता है और साथ साथ में वेव भी होता है, ठीक है। अर्थात यह कण एवं तरंग, अर्थात यह कण तथा तरंग, कण तथा तरंग दोनों रूपों में, कण तथा तरंग दोनों रूपों में संचरित, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली प्रत्येक गतिशील कण की द्वैत प्रकृति होती है। ईच मूविंग पार्टिकल हैविंग डुअल नेचर, ईच मूविंग पार्टिकल हैविंग डुअल नेचर इज दैट इट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव। ये पार्टिकल और वेव दोनों रूप में ट्रेवल करता है, ठीक है, दोनों ही रूप होते हैं। और जो तरंग होती है इसके साथ में, गतिशील कण के साथ उपस्थित तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं। गतिशील कण के साथ उपस्थित तरंग को, उपस्थित तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं, मैटर वेव। गतिशील कण के साथ उपस्थित तरंग जो होती है ना, उसको बोलते हैं मैटर वेव। द वेव एसोसिएट विद द वेव एसोसिएट विद द पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव, उसको हम कहते हैं द्रव्य तरंग। और इस, अब देखो तरंग है तो तरंग का क्या होगा, चार बातें जो तरंग में होती है। सबसे पहला तरंग दैर्ध्य होगा, दूसरा आवृत्ति होगी, तीसरा उसका तरंग संख्या होगी और चौथा उसका आवर्तकाल होगा। तरंग है तो तरंग के साथ चार चीजें अपने आप ही आ जाती है, ये चार चीजें अपने आप ही तरंग के साथ चलती है। कौन सी चार बातें, जो मैंने अभी आपको बताई। तो यहां पर भी क्या है, कण के साथ एक तरंग है, तो उस तरंग का एक तरंग दैर्ध्य भी होगा, एक आवृत्ति भी होगी, है ना। तो इन्होंने बोला कि वो जो द्रव्य तरंग है उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला इन्होंने कि द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कण के संवेग के, कण के पार्टिकल जो है उसके मोमेंटम संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो भी आपका द्रव्य, जो भी कण होगा उसका जो संवेग होगा, है ना, कण जिस मास इनटू वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान इनटू वेग जिसे हम बोलते हैं संवेग, जिस वेग से वो गतिशील है संवेग से उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये है इसका, बोर्ड पे देखिएगा, केसेस बताऊंगा मैं आपको। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है, इसका मतलब है लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। केस फर्स्ट, लैम्बडा जो है वो p के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब लैम्बडा बराबर हो जाएगा h/p। h यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। तो h यहाँ पर क्या है, प्लांक नियतांक है। h आपका यहाँ पर प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। और p जो है, p है कण का संवेग, p है कण का संवेग। पार्टिकल का जो है मोमेंटम क्या है, वो है p। संवेग जो होता है कण का वो p होता है। और h हमें सबको वैल्यू पता ही है, आपको तो मैं फिर लिख देता हूं एक बार। वैसे सबको पता है h का मान क्या होता है, h का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, है ना, जूल इंटू सेकेंड, ये होता है h का मान।
लेमडा इज इक्वल टू एच, मतलब ये कहने का मतलब है इनका कि जिस कण का संवेग ज्यादा होगा उस कण के साथ उपस्थित तरंग दैर्ध्य जो है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तरंग दैर्ध्य का अब फोटोन से कोई लेना देना नहीं है, ये फोटोन की तरंग दैर्ध्य नहीं है, ठीक है। अब जो आपने बोहर तक के फॉर्मूले पढ़े थे वो अलग है, अब इसके बाद जो फॉर्मूले हैं वो गतिशील कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके विषय में है। वो पार्टिकल कोई फोटोन नहीं है, ये गतिशील कण है। अगर उसका संवेग ज्यादा होगा तो उस कण के साथ संबंधित तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी, या फिर अगर कण का संवेग कम हुआ तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, बढ़ जाएगी, उसके साथ जो तरंग होगी उसकी तरंग की तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये पहला पॉइंट था केस फर्स्ट, लैम्बडा और पी आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते। केस टू, पी की जगह हम पी का मान लगा देंगे, है ना, पी की जगह हम क्या करेंगे, पी का मान लगा देंगे। तो केस टू, केस सेकंड, केस सेकंड हो गया संवेग के बारे में, और हमें पता है कि संवेग जो होता है, मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो लैम्बडा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ये आपकी दूसरी समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण। यस, 6.62 मैंने कुछ गलत लिखा क्या, -34 ही लिखा है ना, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। और ये हो गया लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहां एम क्या है, एम है कण का द्रव्यमान, एम क्या है, कण का द्रव्यमान यानी कि मास, कण का द्रव्यमान, और वी जो है वो उस कण का क्या है, वेग है, कण का वेग जो है वो v के बराबर होता है, p बराबर mv, और ये v जो है कण का वेग होता है, ठीक। दूसरी बात, यहां से हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स आ गए, देखो क्या कंक्लूजन्स आ गए, दो कंक्लूजन आ गए। पहला कंक्लूजन, लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती होगा द्रव्यमान के, अगर v क्या है, कण का, दो कणों का वेग समान है, दो कणों का वेग समान है, तो किस कण की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, जिस कण का द्रव्यमान कम होगा, जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उस कण की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 बराबर हो जाएगा m2 अपॉन m1, लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 हो जाएगा m2 अपॉन m1। क्लियर? चलिए दूसरा सवाल है, लैम्बडा दूसरा यहीं से, अगर क्या कांस्टेंट है, द्रव्यमान समान है, तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, जब क्या समान हो, दो कणों का द्रव्यमान समान है, तो लैम्बडा v पर डिपेंड करेगा, मतलब लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 बराबर हो जाएगा v2 अपॉन v1, ठीक। लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 बराबर हो जाएगा v2 अपॉन v1, मतलब जिस कण का वेग कम है जिस कण का वेग कम होगा उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिस कण का वेग ज्यादा होगा उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो भैया बात समझ में आई, उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी जिसका वेग कम होगा, और अगर ये दोनों ही चेंज हो रहे हो तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 बराबर हो जाएगा m2v2 अपॉन m1v1। क्लियर? m2v2 अपॉन m1v1, केस सेकंड है ये, अगर दोनों ही चेंज हो रहे हो। चलिए तो अभी वाली क्लास को हम यही फिनिश करेंगे, और एक और वापस मैं क्लास शेड्यूल कर रहा हूं अभी, जो आपकी 5:45 पे वापस क्लास होगी, ठीक है। थोड़ा 5:45 तक आप आराम से जो है फ्रेश हो जाइए, और 5:45 पे अपन क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वापस 5:45 पे क्लास स्टार्ट करेंगे ये, ठीक है। मैं अभी शेड्यूल कर देता हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वाली क्लास को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।